गवर्नमेंट की तरफ से कि ऐसा एक लॉ लाया जाए कि जल्द से जल्द जो है ना जी प्रॉपर्टी ग्रैबर्स जो हैं उनसे कब्जा लेकर कब्जा माफिया जो है उनसे लेकर अवाम को दिया जाए। और जो एगोनी ऑफ ट्रायल है 2-2 साल 4-4 साल 5-5 साल जो केस चलते थे उनको जो है ना जी उससे बचाया जाए। एक मालिक है उसकी प्रॉपर्टी पर किसी ने कब्जा कर लिया है, ठीक है ना, जो दूसरा है उसका उस प्रॉपर्टी से ताल्लुक नहीं है, ये वो केसेस जो है ना सुने जाएंगे। आप बता रहे हैं नए केसों के लिए, ठीक है, जो ऑलरेडी पेंडिंग से केसेस हैं। केस जब भी खत्म होगा, ट्रिब्यूनल जब भी खत्म करे आरजी कब्जा आपको उसी वक्त भी दिला देगा वो। लायंस के लिए है सेक्शन 18 के तहत जो है ये ना किन किन लोगों के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है, और ये जो MNA MP या बाअसर अफराद है जो लॉ के तहत मतलब कि उसके खिलाफ एक्शन ले ही नहीं सकते, तो उनके लिए क्या रेमेडीज हैं कि इनके खिलाफ हो सकता है? फॉर ए टर्म विच एक्सटेंड टू 3 years, इनके लिए 3 साल की सजा रखी गई। 3 साल। नो अपील और रिविजन शैल लाई अगेंस्ट द इंटरिम ऑर्डर और इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर पास बाय द ट्रिब्यूनल। ठीक है, कोई अपील नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। नाजायज कब्जा सिर्फ जमीन पर नहीं होता, बल्कि लोगों की बरसों की अपना मेहनत पे, मुस्तकबिल पे, उनकी सरमायाकारी पे होता है। तो यहाँ पे बहुत सी चीजें सुनने को मिलती हैं। नया जो पंजाब का एक्ट बना है उसके तहत ये पता करना कि आया कि क्या कब्जा मिल सकता है वापस, और जो नाजायज काबिज हैं क्या उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, और अगर किसी की जमीन पे कब्जा है तो वो उसका क्या कौन सा प्लेटफॉर्म कैसे यूज करेगा। आज हमारे साथ मौजूद है सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट जनाब तारिक अकील कुरैशी साहब। इनका शुक्रिया, ये एक दफा दोबारा हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए हैं और ये इन सब सवालों का जवाब देंगे जो आजकल सोशल मीडिया पे वायरल है, क्वेश्चंस हैं। तो ये इस वजह से इनको दोबारा बुलाने का मकसद भी ये था कि जो भी किसी किस्म की क्यूरी है वो चेंज हो जाए, उसके लिए भी जो इस चीज के विक्टिम बने हुए हैं और उनके लिए भी जो कानूनदान है और इस चीज में आगे अपना करियर परसू करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम करते हैं आपको अपने शो में। सर एक दफा दोबारा शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। और सर इसके अलावा आप आइडिया तो हो गया होगा टाइटल से कि आज का क्वेश्चन क्या है। जी जी। तो पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि अब इसमें क्वेश्चन का एक हमारा जो मोटिव है ना, हमारा फ्रेमवर्क ये है कि आम आवाम को भी फायदा हो और साथ में उन वकला हजरात को भी फायदा हो जो मतलब के पोस्टर भी लगा रहे हैं लेकिन असल में कानून से उनकी नो हो नहीं है। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन इस तरह है, पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ओनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट 2025 क्या है और इस लॉ को लाने की जरूरत क्यों पेश है? अच्छा, ये अक्सर मैंने जो है ना यूट्यूब पर और फेसबुक पर देखी हैं, मुख्तलिफ वकला हज़रात भी हैं और मुख्तलिफ आम लोग भी हैं, प्रॉपर्टी डीलर्स भी हैं जो कि इसके बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है ना कर रहे हैं कि ये क्या है। अब ये तो पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ऑनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट 2025 अमेंडेड जो हुआ है, अमेंडमेंट्स जो इसमें आई हैं, ये हमारे सामने है। इसमें कोशिश ये की गई है कि गवर्नमेंट की तरफ से कि ऐसा एक लॉ लाया जाए कि जल्द से जल्द जो है ना कि प्रॉपर्टी ग्रैबर्स जो हैं उनसे कब्जा लेकर कब्जा माफिया जो है उनसे लेकर अवाम को दिया जाए। और जो एगोनी ऑफ ट्रायल है 2-2 साल 4-4 साल 5-5 साल जो केस चलते थे उनको जो है ना जी उससे बचाया जाए, ये है इसका फायदा। अच्छा सर, अब दूसरा क्वेश्चन ये है जी अगर कोई शख्स दरख्वास्त देना चाहता है जी। तो उसका क्या तरीका कार है आसान अल्फाज में? हाँ जी, अब उसमें मैं आसान अल्फाज में जनाब को बताऊंगा और मैं सेक्शन भी बता दूंगा कि अक्सर वकला हजरात जो है ना वो हमें सुन रहे होते हैं तो उनके लिए भी एक आसानी होगी। और अगर कोई इससे रेलिवेंट क्वेश्चन है बिल्कुल वो हमारे चैनल के ऊपर हमें मैसेज करें, उसका हम जवाब देंगे। अगर कोई आम अशखास भी हैं वो भी हमारे चैनल पर जो है ना हमें करें, हम उसका इंशाल्लाह जवाब देंगे। अच्छा, ये सेक्शन 7 है, अमेंडमेंट आई है इसमें, इसके तहत जो है ना जी दरखास्त दी जाएगी, कंप्लेंट जो है ना दायर होगी, इस्तगासा होगा, यानी डायरेक्ट FIR नहीं होगी इसमें, ठीक है ना जी। उसमें लिखा हुआ है कि कंप्लेनेंट फॉर एन ऑफेंस अंडर द एक्ट मे बी फाइल्ड बाय द लॉफुल ओनर ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी बिफोर द ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूटेड under section 11 having territorial jurisdiction over the area in which the immovable property is situated। ठीक है ना जी, ये सेक्शन 7 है, इसमें अमेंडमेंट आई है कि कोई भी जायज मालिक जो है यानी उसका वो मालिक जमाबंदी में भी हो, रेवेन्यू रिकॉर्ड में भी हो, वो जो है ना इसकी दरखास्त दे सकता है। अगर कोई मालिक नहीं है
तो वो जो है ना कब्जे की दरखास्त नहीं दे सकता। अब इसमें जो है ना कंप्लेंट में क्या क्या चीजें होंगी, जैसे आपने क्वेश्चन किया है, ठीक है ना जी, उसमें है जनाब ये सफिशिएंट पार्टिकुलर टू आइडेंटिफाई द इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी जमाबंदी भी होगी, उसका खाता भी होगा, उसका खसरा भी होगा और उसका मुआवजा भी होगा कि वो प्रॉपर्टी है कहाँ, ठीक है ना। दूसरा है मटेरियल फैक्ट्स अलेज्ड टू कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस अंडर द एक्ट, कब कब्जा किया गया उसकी तफसील, कौन सी डेट, कौन सी तारीख, कौन सा वक्त और आपके गवाहान कौन थे जब उन्होंने आकर कब्जा किया। सी है एविडेंस ऑफ लॉफुल टाइटल और लॉफुल ऑनरशिप एज द केस में बी, ठीक है ना जी। लॉफुल ऑनरशिप यानी मालिक जो है वो अपनी मलकियत पेश करेगा, जैसे हमने पहले बताया जमाबंदी वगैरह। डी है पार्टिकुलर ऑफ द अलेज्ड अक्यूज्ड एज फार एज नोन टू द कंप्लेनेंट, पार्टिकुलर्स यानी जो मुलजमान है उनके मुकम्मल पार्टिकुलर, उनके नाम, बल्दियत, रेजिडेंस, ठीक है ना, और वो किस तरह से वहां पर आए, उनके पास असला था क्या नहीं, उस दरखास्त में उस कंप्लेंट में लिखा जाएगा। ये तो है इसका प्रोसीजर जी। अच्छा सर, अगला क्वेश्चन ये है कि आपने बड़ा ब्रीफली बता दिया है कि किस तरह के, अब ये जो प्रॉपर्टी एक्ट के तहत जो केस सुने जाएंगे जी वो कौन कौन से हैं? सर, इसमें एक मालिक है, उसकी प्रॉपर्टी पर किसी ने कब्जा कर लिया है, ठीक है ना। जो दूसरा है उसका उस प्रॉपर्टी से ताल्लुक नहीं है, ये वो केसेस जो है ना सुने जाएंगे, ठीक है ना जी। अब ये दूसरी बात ये है कि शायद कोई ऐसा क्वेश्चन भी लोगों के जहन में आ रहा हो, जनाब के जहन में भी वो आ रहा होगा कि ये दिया किसको जाएगी दरखास्त। जी जी, कौन ये से सिंपल एक दरखास्त होगी, उसके साथ ये जो मैंने पार्टिकुलर्स बताए हैं, पार्टिकुलर्स वो साथ लगाएंगे, ये ट्रिब्यूनल जज को दिए जाएंगे और ये गवर्नमेंट जो है ना जी तैनात करेगी, अपॉइंट करेगी, कम से कम वो सेशन या एडिशनल सेशन जज साहब उनको दिए जाएगी जो अगर ये दरखास्त, ये सारे डॉक्यूमेंट साथ लगाने के बाद एडिशनल सेशन जज को, सेशन जज या एडिशनल सेशन जज को, ठीक है। एक सेशन या एडिशनल सेशन को गवर्नमेंट नॉमिनेट कर देगी कि वही इनको सुनेंगे, तमाम कंप्लेंट्स या दरखास्तें वहां जाएंगी। अब दूसरा जो है ना आ जाता है कि वो क्या करेंगे दरखास्त लेने के बाद, ठीक है ना जी। अब वो जो है ना जी जैसे आएगा, ये सेक्शन 7 का सब सेक्शन 3 है अमेंडेड, विद इन 3 days of the receipt of the complaint the tribunal shall refer it to the committee for probe, scrutiny and encouraging and facilitating an amicable resolution thereof and submission of its report within 30 days of referral thereto। वो जज साहब जैसे ही आपसे कोई दरखास्त लेंगे, इसके साथ पार्टिकुलर्स लगे हुए होंगे, वो कमेटी को रेफर कर देंगे 3 दिन के अंदर अंदर, उसको कुछ नहीं करेंगे। वो दरखास्त के बाद का ट्रिब्यूनल प्रोसीजर आप बता। हाँ जी, ठीक है। वो जब लेंगे ना दरखास्त को, वो पहले देखेंगे कि बनती भी है कि नहीं, ठीक है। अगर बनती होगी तो वो कमेटी को दे जो है ना स्क्रूटनी कमेटी को दे देंगे। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि वो कमेटी कौन सी होगी, ठीक है, ठीक है ना जी। वो सेक्शन 8 में अमेंडमेंट हुई है, सेक्शन 8 में आ जाएगा। अब आप उसका कौन कौन से अशखास होंगे। नंबर 1 सेक्शन 8 में जो अमेंडमेंट आई है वो ये है, पहला डिप्टी कमिश्नर कंसर्न डीसी, ठीक है, ये कमेटी का मेंबर है। दूसरा डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर डीपीओ। तीसरा एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू, ठीक है, एडीसी। चौथा असिस्टेंट कमिश्नर कंसर्न, ठीक है, एसी। पांचवा सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर कंसर्न, ठीक है ना, ठीक है। छठा सर्कल रेवेन्यू ऑफिसर कंसर्न, ठीक है, ठीक है ना, सातवां एसएचओ कंसर्न, ठीक है, आठवां, ठीक है ना जी, एन ऑफिसर ऑफ एनी एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट टू बी को-ऑप्टेड बाय द कमेटी। किसी को भी गवर्नमेंट किसी भी रिटायर्ड बंदे को उस कमेटी के साथ सुपरविजन के लिए लगा देगी, ये कमेटी बन जाएगी, ठीक है। इनके पास ये दरखास्त आपकी 3 दिन के अंदर एडिशनल सेशन जैसा आप भेज देंगे, ठीक है ना जी। अब कमेटी क्या करेगी, कमेटी जो है ना जी उसको स्क्रूटनाइज करेगी उस दरखास्त को, दूसरी पार्टी को भी बुलाएंगी, ठीक है ना जी। और जिस पार्टी को भी बुलाना होगा, एसएचओ
पाबंद होगा उस फरीक को पेश करने का उस कमेटी के सामने, वो कमेटी उनको सुनेगी। ठीक है। ठीक है जी। सुनने के बाद अब वही सेक्शन 8 और सब सेक्शन 4 आ रहा है, ठीक है ना जी, वो अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी। 30 दिन का टाइम होगा उनके पास, ठीक है ना जी। सेक्शन 4 सेक्शन कमेटी शल, सेक्शन 8 का सब सेक्शन ये 4 बता रहा हूं। द कमेटी शल फाइनलाइज एंड सबमिट इट्स रिपोर्ट along with all relevant record through the circle revenue officer concerned and officer in charge of the police station concerned to the tribunal। जो तहसीलदार होगा और एसएचओ होगा, ये रिपोर्ट जाके जमा कराएंगे 30 दिन के अंदर अंदर उस ट्रिब्यूनल में। ठीक है। ठीक है ना। अब उसको रिप्रेजेंट कौन करेगा, एज ए विटनेस कौन पेश होगा, उसमें जो है ना जी रेवेन्यू ऑफिसर और एसएचओ उस कमेटी को रिप्रेजेंट करेंगे। अगर किसी ने भी क्वेश्चन करने हैं एज ए विटनेस, ये 2 बंदे पेश होंगे वहां। ठीक है। ठीक है ना जी। अब आ जा जी। नहीं, ये सारा प्रोसीजर आप बता रहे हैं नए केसों के लिए, ठीक है। जो ऑलरेडी पेंडिंग से केसेस हैं, हाँ, उसका क्या होगा? जो ऑलरेडी पेंडिंग केसेस हैं उसका भी इन्होंने हल बताया है, ठीक है, कि वो कैसे होंगे। अब उसका जो है कि जो वकला हजरात के लिए, आम लोगों के लिए तो मैं क्या बताऊं, वकला हजरात के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है। इसमें अमेंडमेंट आई है सेक्शन 16 में। सेक्शन 16 में, हाँ जी। ठीक है। जो आपका क्वेश्चन है उसका जो है जी सब सेक्शन है जी ये 11। ठीक है। Where any case involving illegal possession of the immovable property is pending before any court or tribunal, वही बात आ गई आपकी। ठीक है ना जी। ठीक है। अदर देन द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ना ही वो केस फेडरल का उसमें फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में पेंडिंग हो, ना ही सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हो, ना ही लाहौर हाई कोर्ट में पेंडिंग हो। ठीक है। अगर इन 3 अदालतों में पेंडिंग है, वो यहाँ नहीं आ सकता ट्रिब्यूनल में। ठीक है। अदरवाइज कोई केस भी होगा, ठीक है ना, आप लॉफुल ओनर मे फाइल एन एप्लीकेशन बिफोर सच कोर्ट और ट्रिब्यूनल, या तो उस कोर्ट में दरखास्त देगा जहां वो केस चल रहा है, या इस ट्रिब्यूनल को दरखास्त दे देगा कि मेरा केस फलानी जगह पर चल रहा है, लिहाजा उसको जो है ना यहाँ पर मंगवाया जाए। ठीक है ना। उसके बाद ट्रिब्यूनल क्या करेगा, आफ्टर एवेल्यूटिंग द रिकॉर्ड ऑफ द केस एंड हियरिंग ऑल द पर्सन कंसर्न, इफ इट इज सेटिस्फाइड दैट द केस prima facie falls under the exclusive provision jurisdiction of the tribunal shall refer the said case to the tribunal। ठीक है। वो कोर्ट जो है ना सब कुछ सुनने के बाद ट्रिब्यूनल को दे देगी। ठीक है। ट्रिब्यूनल उसका जो है ना जी 15 दिन में जो है ना जी उस केस को, मजे की बात है इसमें टाइम स्पेन जो है 15 दिन होगा, उसमें फैसला करेगी। अच्छा, ये भी अगला क्वेश्चन मेरा यही था कि इसके लिए कोई टाइम लिमिट भी है या नहीं है? 15 दिन में इसका फैसला होगा सर। ठीक है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा और भी अवेयर कर देता हूँ कि केस जब भी खत्म होगा, ट्रिब्यूनल जब भी खत्म करे, और की कब्जा आपको उसी वक्त भी दिला देगा वो, ऑन द स्पॉट, सेक्शन ऑन द स्पॉट। ठीक है। ठीक है ना। सेक्शन 18, सेक्शन 18 लायर्स के लिए है। सेक्शन 18 के तहत जो है ना जी कि ये है अपॉन कंक्लूजन ऑफ द प्रोसीडिंग, दोनों को बता रहा है, either through trial or otherwise the tribunal shall order delivery or restoration of the possession of the immovable property to its lawful owner if such lawful owner is not already in possession। सर अगला क्वेश्चन ये है, ये ला किन किन लोगों के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है, और ये जो MNA MPA या बादअसर अफराद है जो लॉ के तहत मतलब कि उसके खिलाफ एक्शन ले ही नहीं सकते, तो उनके लिए क्या रेमेडीज हैं कि इनके खिलाफ हो सकता है? इसमें इसके बारे में भी इसमें लिखा हुआ है बड़े वाजे कि सेक्शन 4 में जो अमेंडमेंट आई है ना जी, ये है कि अगर एन अक्यूज हु वेदर हिमसेल्फ और थ्रू एनी अदर अक्यूज्ड obtain or restrain possession of any immovable property without lawful authority or lawful means, or through fraud, deceit, cheating, dishonesty, forgery, misrepresentation, intimidation, force, coercion, or any other illegal means, shall be guilty of an offence which shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 10 years। ये जो अशखास हैं इनको सजा मिलेगी 10 साल की। 10 साल भी? 10 जुर्माना भी होगा, बट नॉट लेस देन 5 years। अगर कम से कम सजा करना चाहे जज 5 साल से कम नहीं कर 5 साल से कम नहीं कर सकता।
or with fine which may extend to 10 million rupees or with both 10 million rupees, यानी मेरे ख्याल में 1 करोड़ रुपया बनता है वो, ठीक है ना जी। ये भी जुर्माना इसको देगा, उनको पे लगेगा। एक सजा भी कर सकता है और दोनों सजाएं भी दे सकता है। मतलब आप सर जुर्माना भी कर सकते हैं और जो है ना जी सजा भी दे सकते हैं। डजंट मैटर एमएलए एमपीए कोई बात सर। अब वो एमएलए एमपीए के लिए क्या सजा है, उनके लिए अलग सजा है। अच्छा, उनके लिए ये अलग तो है। उनके लिए है जो मौके पे कब्जा करेगा, धोखा देगा। ठीक है। अब उसके बाद आ जाते हैं कि ये बड़ी अच्छा उन्होंने डाला है, एमएलए एमपीए को मेंशन करके। अब नहीं मेंशन नहीं, अब उसमें मैं इयानत अच्छा, के ठीक क्योंकि है। इन्हीं के कहने पे होते हैं, इन्हीं सामने के आते कहने हैं। पे बेटर तो यही होते हैं ना जी। यही होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये अब सेक्शन 4 जो है, ठीक है ना, सब्स्टिट्यूशन ऑफ सेक्शन 5 ऑफ एक्ट, ठीक है ना। अब ये क्या करता है, इन द एक्ट फॉर सेक्शन 5 द फॉलोइंग शैल बी सब्स्टिट्यूटेड। अब सेक्शन 5 में ये क्या है, सेक्शन 5 इसमें अमेंडमेंट आई है। पनिशमेंट फॉर अटेम्प्ट अबैटमेंट, कोशिश जो करेगा या उनकी इयानत करेगा, उनकी सरपरस्ती करेगा, उनकी क्या सजा है। एनी पर्सन हु अटेम्प्ट एड्स, उनको सहूलत देगा, सहूलत का उनकी मदद करेगा, अबेट्स, ठीक है ना, उनके साथ लगेगा, फैसिलिटेट, उनको सहूलत देगा, और कंस्पायर, या उनके साथ मिलकर वो साजिश रचेगा। ठीक है। जैसे ये एमएलए एमपीएस और प्रॉपर्टी ग्रैबर्स होते हैं, ठीक है ना, फॉर कमीशन ऑफ एन ऑफेंस अंडर द एक्ट शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म व्हिच एक्सटेंड टू 3 years। इनके लिए 3 साल की सजा रखी गई, 3 साल जुर्माना भी है, बट नॉट लेस देन 1 year, ठीक है। 1 साल से कम नहीं होगी, और विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 1 million rupees और विद 10 लाख रुपए जुर्माना भी इनके लिए रख दिया गया है इसमें करने के। अच्छा, जो हेल्प करेगा, उनको ऐड करेगा पीछे बैठकर, जैसे ये वडेरे होते हैं एमएनए एमपीएस, ये खुद तो सामने नहीं आते, सहूलत करवा देते हैं। कब्जा कराने जो है ना जी, ठीक है। कब्जा करवाते हैं, ठीक है ना जी। और ये भी जो है ना जी, उनके ऊपर भी गवर्नमेंट ने जो है ना सजा और जुर्माना दोनों कर दिए हैं। हाँ। 3 साल तक, 1 साल से कम नहीं। हाँ, ठीक है। अच्छा सर, इसमें जो लोगों के डैमेजेस होते हैं, तो मुतासर अफराद वो भी क्लेम कर सकते हैं? बिल्कुल। कैसे डैमेजेस कैसे, मतलब कि नुकसान हो जाता है किसी का हाँ ऑलरेडी, और वो मतलब कि एक चीज का कब्जा तो होना ठीक है, नुकसान तो उस वो चीज भी पे मिलेंगे, वो उसके बारे में मिलेगा। भी, हाँ उसके बारे में भी आया, किसी को कोई फसल तबाह हो जाती है, वो बिल्कुल डैमेजेस होगी ना उसकी। वो भी एक्सेस पे किस्म के जो है इसमें आया हुआ है। ठीक है। अच्छा, मैं आपको बात कर रहा था इंटरम रिलीफ की, कि फैसला जब भी हो इंटरम रिलीफ, इंटरम कब्जा मिल जाएगा। सेक्शन 10 जो है ना जी, इसमें आई है वो। अच्छा, इंटरम कब्जा, इंटरम रिलीफ ऑन द स्पॉट जो आप कह रहे हैं। ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ द केस the tribunal may at any stage pass any interim order to regulate the possession of the immovable property and pass such other order as it may be deemed fit and appropriate। मजे की बात यह है कि फैसला जब भी हो तो जो इसमें इंटरम रिलीफ है ना जी, वो आपको कब्जा उसी वक्त मिल जाएगा। ठीक अब है। एक बात और है कि इसकी जो है ना सजा जो है, क्या उसकी अपील भी है? हाँ, ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ अपील कहाँ होगी? ये जनाब होगी जाकर हाई कोर्ट में, मतलब अपील है और हाई कोर्ट में हो सकती है। और उसकी म्याद जो है वो 1 महीना है। अच्छा, 1 मंथ है। हाँ, 1 महीने के अंदर जाकर आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। हाँ, आप हाई कोर्ट में जाएंगे, ठीक है ना जी। और सेक्शन है जनाब ये 19, ये अपील कोर्ट जाना, इसमें अमेंडमेंट हुई है, ठीक है ना। ये 30 days के अंदर जो है ना, ये अमेंडमेंट अब 2025 में हुई है या पहले हुई है? 26 में 26 में अमेंडमेंट आई है ना जी। ठीक है, 26 में। लेकिन वो जो इंटरम पोजेशन आरजी जो ऑर्डर्स होंगे ना जी, उनके खिलाफ कोई अपील नहीं है। अच्छा, उनके खिलाफ अपील नहीं है। आरजी कब्जा हो गया ना, आप नहीं जा सकते ऊपर। ठीक है। गवर्नमेंट ने ये रखा है इसमें, ये मजीद लिटिगेशन में रहते हैं। फाइनल ऑर्डर के खिलाफ जब सजा हो जाएगी ना, फिर आएंगे, फिर अपील में जा सकते हैं सेक्शन 19 के तहत। हाँ, ठीक है। हाई कोर्ट 19(3) के तहत जो है, नो अपील और रिवीजन शैल लाई अगेंस्ट द इंटरम ऑर्डर और इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर पास बाय द ट्राइब्यूनल। ठीक है। कोई अपील नहीं है, ठीक है ना ठीक जी। है। हाँ जी। अच्छा सर, ये लॉ तो बड़ा जबरदस्त और इंटरेस्टिंग आम आवाम के लिए आपने बड़े अच्छे तरीके से ब्रीफ किए हैं। तो आपके हवाले से इसमें कुछ खामियां भी हैं क्या इस लॉ में? कुछ
अच्छा, पहले तो मैं ये बता दूं, सेक्शन 20 जो है ना जी, ठीक है। वो ये कहता है जब तक ये कार्रवाई चलती रहेगी हम्म, आगे जायदाद मुंतकिल नहीं होगी, ट्रांसफर नहीं हो गया, ट्रांसफर नहीं। इमूवेबल प्रॉपर्टी। हाँ, ठीक है। ये नहीं होगी। अब आपकी बात एक और आ गई है कि जी इसमें क्या कमियां हैं जो क्या है जी, कमियां? ये इम्प्लीमेंटेशनेबल है या नहीं। हम्म, अब इसमें जो है ना जी, मेरी नजर में एक ये कमी है, मेरी एक नाकिस राय है कि एक मुश्तरका खाता है, वो शेयर है, ठीक है, उसमें 100 बंदा है। एक बंदा कहता है कि मेरा तो फ्रंट बनता था, फ्रंट फलाने ने कब्जा किया हुआ है, हाँ, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक भी ये डिसाइड हो चुका है कि ईच एंड एवरी को शेयर इज ऑनर एंड पोजेसर और ऑन ईच एंड एवरी इंच ऑफ द म्यूचुअल लैंड। ठीक है। तो ये कैसे होगा कि जी इसका फलानी जगह कब्जा था, ये नहीं था, ये एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन उसका है। रिजल्ट क्या होगा कि फ्रंट पे कौन है? वो हर बंदा तो बोलेगा फ्रंट ये पे नहीं हो सकता क्योंकि सारे तो मालिक हैं, सारे मालिक हैं। फिर वो लोग जो है ना दरखास्त नहीं दे सकेंगे। अच्छा, वो लोग नहीं दे सकेंगे। अब मेरी नाकिस राय में यही है कि जिसने कब्जा किया हुआ वो मालिक ना हो, मालिक ना हो। फिर ये सगासा चलेगा। ये खाता शरीकों वाली जो तकसीमें चल रही है ना रेवेन्यू ऑफिसर्स के पास 135 लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत जो चल रही है, ये वहां नहीं जा सकेंगे, मेरा ये ख्याल है। क्योंकि पहले तो अपनी जमीन पर जो है ना जी वो तकसीम कराएं, खसरा तकसीम कराएं, वो लोग जा सकेंगे। अदरवाइज ये खाता शरीक वाला सिस्टम यहाँ नहीं चलेगा, मेरा ये नाकिस राय है। सर, ये एंड पे जी, आम आवाम के लिए कोई आप एक मशवरा देना चाहें इस लॉ से रिलेटेड, जो ये अपना पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ओनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट है, जी। इसके तहत तो सारा मतलब कि एक एंड पे कोई ब्रीफिंग आवाम के लिए कोई मशवरा देना चाहें? अवाम के लिए तो बहुत बड़ी सहूलत दी है गवर्नमेंट ने, ठीक है ना जी। असल में मेरे ख्याल में ये इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट जो पहले बना हुआ था ना जी, उसको इन्होंने इम्प्रूव किया है। उसमें अमेंडमेंट किया है। मेरा ख्याल है उसी को इम्प्रूव करके यहाँ पर लगा दिया है, ठीक है। ठीक है ना जी। उस अवाम के लिए बहुत बड़ी बात है। लोग आते थे, कब्जा माफिया मकानों पे कब्जा कर लेते थे, ठीक है ना जी। अब ये चीज नहीं होगी। ये अमेंडमेंट आवाम की सहूलत के लिए। सहूलत के लिए जो है ना ये है। लेकिन बात वही आ जाती है कि जो एग्रीकल्चर लैंड है जहाँ मुश्तरका खातादारान है, वहां ये जो है ना एप्लीकेबल नहीं है, उसके बारे में इसमें कोई अमेंडमेंट करनी चाहिए। थैंक यू सर, आप तशरीफ लाए हमारे पास वंस अगेन, और आपको बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद काफी है इस एक्ट के बाद, इस वीडियो आने के बाद तकरीबन लोगों को जो भी क्यूरी होगी वो क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।